सीने में जुनून, आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। दुश्मन की सांसें थम जाए, आवाज़ में वो धमक रखता हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल वो आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। तारीख 28 सितंबर 1907 को जन्म हुआ शहीद आजम भगत सिंह जी का। भगत सिंह बचपन से ही बहुत होशियार थे। वे क्रांतिकारी माहौल में पले बड़े। उनके पिताजी श्रीमान किशन सिंह जी भी एक क्रांतिकारी ही थे। उनका पूरा परिवार देश की आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान हो रहा था। ऐसे चलते चलते भगत सिंह जब 12 साल के थे तब वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में गए थे। तब उन्होंने वहाँ देखा कि सैकड़ों लोग पर गोलियां चलाई जा रही है। गोलियां इसलिए चलाई जा रही थी कि वहाँ पर सभी लोग एक रॉलेट एक्ट के विरोध में इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर के आदेश के इनलीगल आदेश के कारण वहाँ पर कई सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक वही दिन था जब भगत सिंह ने अपने मन में ठान लिया था कि हम अंग्रेजी हुकूमत को अपने वतन से बहुत जल्द बाहर उखाड़ फेंकेंगे। तभी से लेकर उन्होंने वहाँ पर एक छोटे से पात्र में वहाँ की मिट्टी को रखा। इसलिए रखा कि वो मिट्टी उनको प्रेरणा दे सके कि हाँ, वहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत ने निर्दोष लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। तभी से उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गुस्सा बढ़ चुका था। तभी से वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे थे। साथ में साथ वो अपने लोगों की बातों को सुनते थे और सारा उन्होंने ज्ञान प्राप्त करा और वो लॉ की छात्र भी रहे थे। ऐसे चलते चलते जब उनके पिताजी जब एक खेत में जाते थे, खेत में इसलिए जाते थे कि वहाँ चोरी छुपे उनको मीटिंग करनी पड़ती थी ताकि अंग्रेजी हुकूमत उनके पास तक ना पहुँच सके। वहाँ पर एक छोटा सा किस्सा हुआ था जब भगत सिंह बाल रूप में थे, बच्चे थे, तब वहाँ पर खेत में जब उनके पिताजी खेती कर रहे थे तब उन्होंने एक हथियार लेके मिट्टी को खोदा और उसमें रख दिया और बोला, पिताजी आप खेत में गेहूँ बोते हो तो उग कर हम खाते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पर हथियार बो रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हूँ और ये हथियार भी पेड़ के रूप में, फल के रूप में हमें मिले और हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ सकें। ये जज्बा होता है एक क्रांतिकारी का। तभी से लेकर भगत सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो चुके थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनके अंदर गुस्सा बढ़ता गया अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब उनकी उम्र शादी की हो चली थी। तभी उनकी माँ ने बोला, बेटा अब तुम शादी कर लो। तभी उन्होंने एक रात को चिट्ठी लिखी और रातों रात वो पंडित चंद्रशेखर जी के पास चले गए, ये कहकर कि माँ मैंने वतन से प्रेम किया है और किसी से भी नहीं। रातों रात वो चंद्रशेखर जी के पास चले गए, उनके ग्रुप में शामिल हो चुके थे। भगत सिंह जी के जीवन में हर एक क्रांतिकारी आए थे और उन्होंने हर एक क्रांतिकारियों से कुछ ना कुछ सीखा था। एक ऐसे ही क्रांतिकारी थे करतार सिंह, उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उनके साथ में उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ करी अंग्रेज़ों के खिलाफ। वहीं पर मुलाकात उनकी लाला लाजपत राय जी से हुई थी, जो उनको पिता के स्वरूप में मानते थे। जैसे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास पहुँचे तो उस टाइम साइमन कमीशन आने वाला था, इंडिया के अंदर साइमन कमीशन आने वाला था। तभी लाला लाजपत राय जी ने बोला कि आप हमारे साथ चलो, हम आपको अवसर दे रहे हैं हमारे साथ आने के लिए, बिना किसी लड़ाई के हमारे साथ खड़े रहे, विरोध करें साइमन कमीशन के खिलाफ। तब वो सभी जने, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु, सभी जने भगत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी के साथ चल दिए।
वहाँ पर उन्होंने बिना किसी लड़ाई के विरोध करना आरंभ कर दिया। तभी वहाँ के जो साइमन कमीशन के लिए आ रहे थे, पुलिस ने लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठियाँ चलानी शुरू कर दी और तब उन्होंने बोला कि ये लाठी ये अंग्रेज़ हुकूमत की आखिरी कील साबित होगी उनके ताबूत में। तभी से भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ठान लिया कि उनकी मौत का बदला ले लिया जाएगा और वो उनकी मौत का बदला लेने के लिए निकल पड़े। जिन्होंने उनको मारा था उनको उन्होंने गोली मार दी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी जनों ने मिलकर लाला लाजपत राय जी का बदला ले लिया था और अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे दौड़ चली, उनको पकड़ने के लिए भाग चली। लेकिन भगत सिंह इतने होशियार थे कि पुलिस वालों को चकमा देकर निकल गए थे। तभी उन्होंने सिख धर्म के अंदर जो उनके बाल होते हैं वो उन्होंने कटवाए ताकि वो अंग्रेज़ी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंके। इसलिए उन्होंने अपना एक ये बलिदान भी दिया। वो लाहौर से तो निकल चुके थे अपना भेष बदलकर। उन दिनों भारत में मज़दूरों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। वो मज़दूरों के चिंता से व्यक्त थे, इसलिए उन्होंने उनका साथ देना सक्षम समझा और वो उनका साथ देने निकल चुके थे। मज़दूरों के खिलाफ जो कानून आना था उसका विरोध कर रहे थे। तभी उन्होंने उस टाइम वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की किताबें पढ़ा करते थे। उस टाइम देश में क्या आज़ादी के माहौल हो रहे हैं और पूरे विश्व में आज़ादी के लिए क्या क्या हो रहा है, तो उस टाइम वो किताबें पढ़ा करते थे। तो उन्होंने उसी में से देखा कि वहाँ पे एक बम फेंक कर उनको किसी असेंबली में बम फेंक कर अंग्रेज़ किसी भी सरकार को सुनाना ज़रूरी था। इसलिए उन्होंने बटुकेश्वर दत्त को अपने साथ में लिया और असेंबली में जाकर लो इंटेंसिटी का बम फेंका, वहाँ फेंका जहाँ पे कम लोग थे, ताकि अंग्रेज़ों को आवाज़ सुनाई दे सके। और वो गुब्बारे और वो धुएं के गुब्बार में कहीं भी जा सकते थे, भाग सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वो खुद को गिरफ्तार करवाना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि अंग्रेज़ी हुकूमत को कि हम नौजवान आतंकवादी नहीं हैं, हम नौजवान भारत के वासी हैं जो पूरी अंग्रेज़ हुकूमत से परेशान हैं। ताकि उन्होंने खुद को गिरफ़्तार करवाया और उनको सज़ा दे दी गई। 2 साल तक वो कैद में थे। वो वहाँ पर भी आज़ाद थे, जेल के अंदर भी आज़ाद थे। वो एक ऐसे इंसान थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी खुद की मौत लिखना आरंभ कर दिया, खुद की डेथ डिज़ाइन करने लगे और गिरफ़्तार करवा लिया अपने आप को। और उन्होंने जेल में जाकर भी अंग्रेज़ों को नाक में दम कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर खाने की फैसिलिटी सही नहीं थी, ना रहने की फैसिलिटी सही नहीं थी। छोटे से कमरे के अंदर 20-30 जने रहते थे, अत्याचार किया जाता था। उन्होंने कैदियों के कानून के बारे में लोगों को वहीं पे बताना शुरू कर दिया और अंग्रेज़ को भी बताना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ी हुकूमत को बताना शुरू कर दिया, अंग्रेज़ी पुलिस को बताना शुरू कर दिया। हाँ, उन्होंने अंग्रेज़ों की सरकार के नाक में दम कर दिया। वहाँ पर भी कैद होते हुए भी उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया, भूख हड़ताल पर चले गए। 40 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन हो चुके थे, उन्होंने खाने का एक अन्न भी नहीं लिया था। सोच सकते हो उस टाइम कितना अत्याचार किया होगा। तभी उनके साथ सभी साथी पकड़े गए, धीरे धीरे करके सभी साथी पकड़े गए और उनमें से 3 जनों को जल्दी फांसी की सज़ा सुनाई गई। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई और वो जेल में हमेशा देशभक्ति प्रेम के गीत गाया करते थे, ताकि लोगों को बता सके और अंग्रेज़ी हुकूमत को बता सके कि हर एक हिंदुस्तानी का दिल देश प्रेम की भावना से पहले चलता है।
वो मौत से डरा नहीं करते थे। हाँ, फिर एक दिन एक ऐसा आया, पूरे भारत में कैसा दिन आया, तब उनकी फांसी थी 24 मार्च को होने जानी थी, लेकिन नहीं, अंग्रेज़ी हुकूमत ने एक दिन पहले ही उन्हें फांसी देने का ऐलान कर दिया। वो तारीख थी 23 मार्च 1931। जी हाँ, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को फांसी की सज़ा दी गई और वो हंसते हंसते अपने देश पे कुर्बान हो गए और उन्होंने लास्ट में बोला, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह एक ऐसा नाम बन चुका था पूरे देश में, पूरे देश के युवाओं के अंदर एक ऐसा जज्बा उत्पन्न हो चुका था कि अंग्रेज़ सरकार उनके मरने के बाद भी तंग सही से नहीं बैठी। अंग्रेज़ सरकार की नाक में दम कर दिया था उनके मरने के बाद भी। उनको बहुत चिंता होने लगी कि आगे कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा। 1931 को एक देश का बेटा तो चला गया, लेकिन अपने पीछे हजारों सैकड़ों भगत सिंह छोड़ गया। बस कुछ यही कहानी है एक भगत सिंह, एक देशभक्त की। नमन करता हूँ मैं भगत सिंह देशभक्त की भावना को, राजगुरु की देशभक्ति भावना को और सुखदेव की देशभक्ति भावना को। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।